हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का ब्रेन मास्टर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से यूनिट 10 को आज हम कवर करने वाले हैं। सभी लोग ब्रेन मास्टर क्लासेस से जुड़ जाएं, क्योंकि ब्रेन मास्टर क्लासेस पे आप सभी के लिए जो 24 अप्रैल को एमपीपीएससी प्री होने वाली है उसके अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस हम लेकर आएंगे। ब्रेन मास्टर क्लासेस को सभी लोग सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एनजीटी की। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको एनजीटी आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में किस यूनिट में आप किस यूनिट का हिस्सा है। जब आप सिलेबस देखेंगे सबसे पहले तो सबके पास एमपीपीएससी प्री का सिलेबस होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है वो चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसको सबसे पहले उस एग्जाम की सिलेबस को देखना चाहिए, उस एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए। जब आप एक एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सिलेबस को देखेंगे तो आपको यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 आपको आयोग से संबंधित दिखेगा। यूनिट 10 किससे दिखेगा? आयोग से संबंधित दिखेगा। और उसी आयोग में हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन को जानेंगे कि इसका पूरा नाम क्या है, स्थापना, अध्यक्ष, उद्देश्य, प्रमुख शाखा, सजा या जुर्माना और पर्यावरण न्यायाधिकरण क्या है। इन सभी मुद्दों पे आज इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयोग में देखा जाए तो आपके मोस्टली जो भी आयोग दिए हुए हैं उनमें एनजीटी बहुत शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से एक क्वेश्चन देखने को लिए आपको 24 को जो अप्रैल को एग्जाम होने वाला है इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो 25 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें आयोग के क्वेश्चन कम थे, लेकिन इस बार की मेन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि आयोगों से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोग प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाइए। एनजीटी आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही जितने भी स्टूडेंट 24 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग सभी लेक्चर्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। फिलहाल अभी जो चल रहा है यूनिट 10 हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आज पहला टॉपिक हम ले रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। बात करते हैं इसके पूरे नाम की, स्थापना की, अध्यक्ष, उद्देश्य, प्रमुख शाखा, सजा या जुर्माना और पर्यावरण न्यायाधिकरण। और साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव, हमें अगर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसको किस प्रकार से टैकल करना है। बात करते हैं सबसे पहले एनजीटी। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है। ये एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है एनजीटी का मतलब? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये होता है हमारा एनजीटी का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्थापना इसकी मैं बता दूं 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, अधिनियम भी आपको याद होना चाहिए। अधिनियम याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, जब आप स्थापना वर्ष याद करेंगे 18 अक्टूबर 2010 तो आपको भी अधिनियम पता चल जाएगा कि अधिनियम जो है वो हमारा 2010 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो 2010 है। ठीक है, इन दोनों लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। यानी इसके पहले भी दो ऐसे देश हैं जहां पर एनजीटी की स्थापना हो चुकी है। वो कौन से देश हैं? पहला बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, दूसरा न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे जो दो देश हैं जिनने ऑलरेडी एनजीटी की स्थापना कर ली है। और तीसरे नंबर पे हमारा कौन आता है? भारत आता है। क्लियर हुई इतनी बातें? अब बात करते हैं एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य, हम एनजीटी की स्थापना क्यों किए, हमें एनजीटी की जरूरत क्यों पड़ी।
यानी इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना था। अब क्या होता था, पर्यावरण जो संबंधी मुद्दे आते थे जिससे जो भारत के कोर्ट होते थे उनके ऊपर बहुत भार होता था, और इतना ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया की जितनी भी कोर्ट हैं वहां पर जो भी निपटारे होते हैं किसी भी मुकदमों के, वो बहुत टाइम लेते हैं। इन्हीं टाइम्स को देखते हुए, इनको देखते हुए हमारे एनजीटी की स्थापना की गई, ताकि पर्यावरण के जो संबंध में मुद्दे आ रहे हैं उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि वो देश की अदालतों में चक्कर ना लगा सके। इसीलिए हमने एनजीटी की स्थापना की। कब की? 18 अक्टूबर, मेरे साथ बोलते चलिए आप लोग, 18 अक्टूबर 2010 को हमने एनजीटी की स्थापना कर ली। इतनी बातें क्लियर हुई। एनजीटी का मुख्यालय की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है, एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। जबकि इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, 4 जोनल जो इसके ऑफिसेस हैं वो हैं भोपाल। तो सबसे पहला एक एमपी में ही है, भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एनजीटी का मुख्यालय के साथ 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय पता होने चाहिए, क्योंकि एक जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मध्य प्रदेश में ही सम्मिलित है। कहाँ पर? भोपाल में। इसलिए हमें ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। चार क्षेत्रीय कार्यालय की मैं बात करूं तो भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर ही होना चाहिए। यानी एनजीटी में अगर हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए ये अनिवार्य है, यानी जो भी पर्यावरण के मुद्दे हैं उनका निपटारा 6 महीनों के भीतर कर लेना है। यानी एनजीटी के पास एक काफी महत्वपूर्ण काम दिया गया है कि उसको कोई भी केस आता है, कोई भी केस आ रहा है पर्यावरण से संबंधित, उसे 6 मंथ्स के अंदर उसका निपटारा करना है। तो आप समझ सकते हैं पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटारा करने के लिए हमने जो एनजीटी की स्थापना की थी उसका काम है कि वो कोई भी मुद्दे 6 महीने के भीतर ही निपटाए। आगे बढ़ते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब एनजीटी में जो अध्यक्ष होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित होते हैं। इनके कार्यकाल की मैं बात करूं, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो एनजीटी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होगा। एनजीटी के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होगा और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही विशेष बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखिएगा सभी लोग। किसी भी सदस्य को हम पुनः पद पर नियुक्त नहीं करेंगे। एनजीटी के जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे, उनका पद पर पुनः नियुक्ति नहीं होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति कैसे की जाती है? जो एनजीटी का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र में कौन होता है? आपको पता है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है तो वो एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। तो भारत के एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। अब जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनेगी। उन समिति के अकॉर्डिंग ही हमारे न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति होती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ होने चाहिए। यानी ये बहुत कंपलसरी है हमारे एनजीटी में, जो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य हों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत में जो एनजीटी की स्थापना है उसकी वह सुनवाई किन मामलों में कर सकता है। तो ऐसे सभी मामलों में कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल होता है। यह
एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीली क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत वो सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता बता देते हैं 1908 है। नागरिक प्रक्रिया संहिता कितनी है? 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। इतनी बातें क्लियर हुई। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषण भुगतान आदि का सिद्धांत लागू करे। यानी जब एनजीटी कोई भी मुकदमे का अपना फैसला देता है तो उसे ध्यान रखना होगा कि उस पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक और प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांत को वो लागू करे। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। ध्यान देने बात है कि क्षतिपूर्ति प्रदान वह किन किन लोगों को कर सकता है, तो किसे करेगा? पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को वह क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली और उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। अब पर्यावरण जो संबंधी मुद्दे होते हैं उसमें कुछ ऐसी संपत्तियां आती हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनका पुनर्निर्माण भी करा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय या निष्पादन न्यायालय के आदेश के ऊपर करना होता है। में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो जिस प्रकार से हमारे न्यायालय होते हैं, न्यायालय में अगर हम न्यायालय हमें दंड देने की प्रक्रिया करता है, उसी प्रकार एनजीटी अधिनियम में भी नियमों का पालन न करने पर हमें दंड का प्रावधान किया है, यानी हमें दंड मिल सकता है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जो एनजीटी में कारावास की बात करें, एनजीटी में जो कारावास है वो अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। जो आर्थिक दंड होते हैं, यानी आपसे जो जुर्माने लिए जाते हैं वो आपके 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों भी दिए जा सकते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में निर्णय कितने दिनों के अपील जो होती है सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों के भीतर कर सकते हैं? तो वो हम 90 दिनों के भीतर कर सकते हैं। अगर आप 90 दिनों से ज्यादा हो गए, आपके 100 दिन हो गए या 91 दिन हो गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश को ही आपको मानना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बातें? अब बात करते हैं एनजीटी पर्यावरण संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानून कौन कौन से हैं। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानून कौन कौन से हैं जानते हैं। पर्यावरण जिसमें वो सुनवाई कर सकता है। सबसे पहला जल, पर्यावरण के जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि जल हो गया, वन, वायु, जैव विविधता, इन सभी पर वो सुनवाई कर सकता है। आपको पता है एनजीटी बनाया ही इसलिए गया है कि जितने भी पर्यावरण के मुद्दे हैं उनको वह जल्दी से जल्दी निपटान कर सके। अब उन मुद्दों के अंतर्गत कौन कौन से कानूनों के तहत वो सुनवाई कर सकता है? तो पहला जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण और अधिनियम हमारा कब बना था? 1974 में। ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो आपको याद होना चाहिए 1974 में। 1974 में हमारा जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम बना। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम कब बना? तो ये बना 1977 में। कब बना? 1977 में। तो हमारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम हमारा 1977 में बना, 1977 में। वन संरक्षण अधिनियम आपको सभी को पता है कि वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 है। वन संरक्षण अधिनियम कितना है? 1980। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसको आपको याद कैसे करना है? सबसे पहले जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इसमें उपकार करने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो हमने उपकार करने के लिए उपकर अधिनियम 1977 में बना दिया। ठीक है, अब 3 साल बाद हमें दिमाग में आया कि हमें जल से लोगों का उपकार करना चाहिए, तो उपकार करने के लिए हमने उपकर अधिनियम 1977 बनाया। इसके बाद जल से उपकार हम करने लगे। अब जो हमारे वन थे वो सूख रहे थे, तो वन सूख रहे थे तो हमने वनों के संरक्षण के बारे में सोचा। फिर हमने 3 साल बाद क्या किया, वनों के संरक्षण के बारे में सोचा और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया। उसके बाद हमने वन को संरक्षित कर लिया, लेकिन अब हमें लगा कि वनों को संरक्षण करने के बाद हमें वायु की जरूरत है। वायु की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने 1981 में वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम हमने बनाया। फिर पर्यावरण संरक्षण, अब इन सभी को मिला के हमें लगा कि अब पूरे पर्यावरण को संरक्षण करना है। तो पूरे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए 1986 यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। उसके बाद पर्यावरण के संरक्षण के बाद कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर जैव विविधता की मात्रा अधिक देखी जाती है, तो ऐसे स्थानों को संरक्षण करने के लिए हमने 2002 में जैव विविधता अधिनियम का प्रावधान किया। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अब ये जो कानून है, जितने भी मैंने अभी आपको कानून बताए, इसके तहत अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो इसके विरुद्ध हम एनजीटी को चुनौती दे सकते हैं। क्लियर हुआ? विगत वर्षों में कुछ ऐसी चीजें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने की नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालय में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक औपचारिक मितव्ययता में तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सभी कार्य हैं जो एनजीटी द्वारा किए जाते हैं। ये वो सभी कार्य हैं जो एनजीटी द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या करता है एनजीटी? उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों को भार को कम करता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए यह एक औपचारिक मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनर्नियुक्त योग्य नहीं होता है, इसलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुनाता है। अब एनजीटी के जो सदस्य हैं, आपको मैंने अभी बताया कि वो री-इलेक्ट नहीं हो सकते, यानी पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते, इसलिए उनको किसी का डर नहीं होता कि हम ऐसा अगर इस बार काम कर दिए तो अगली बार हमें इलेक्ट नहीं करेंगे या हमारा चुनाव नहीं होगा। तो उनको चुनाव होने का तो कोई डर रहता नहीं है, इसलिए वो अपना काम बहुत ही दिलेरी के साथ करते हैं। जानते हैं 2 महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में। कौन से? वन संरक्षण अधिनियम 1972, कौन सा है? वन संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तो 2 ऐसे अधिनियम हैं, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको जो अधिनियम बताए थे उसमें 2 अधिनियम कौन से? वन संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन अधिनियम 2006। इसको एनजीटी से बाहर रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम एनजीटी के क्षेत्र में नहीं आता? तो आपको पता होना चाहिए वन संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन अधिनियम 2006। ये दोनों अधिनियम ऐसे हैं जो एनजीटी के क्षेत्र से बाहर हैं, लेकिन इससे कई बार एनजीटी के कामकाज प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन आते हैं। एनजीटी के कई निर्णय को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जा सकती है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। इस अधिनियम में की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया कि
किन मुद्दों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन मुद्दों को नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा। प्रीलिम्स हम पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग 224 को प्रीलिम्स होने वाली है एमपीपीएससी की। सभी लोग रेडी हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम पूरी यूनिट 10 कंप्लीट करा के देंगे। साथ ही हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आपको यूनिट 10 कराएंगे, उसके बाद यूनिट 9, यूनिट 8 एंड यूनिट 7। इस तरह हम आपको पूरी यूनिट कंप्लीट कराएंगे। तो यूनिट 10 स्टार्ट हो गई है। उसका फर्स्ट टॉपिक भी हमने पढ़ लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। एनजीटी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट आयोग होगा। तो एनजीटी की बात करते हैं, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। एनजीटी की बात करते हैं तो एनजीटी कई ऐसे निर्णय होते हैं जो न्यायालय में एक कौन सी न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जा सकती है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है और जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। तो आप सभी को पता है संवैधानिक और वैधानिक में अंतर क्या होता है। संवैधानिक यानी जिसका संविधान में आपका विस्तृत उल्लेख मिलता है। वैधानिक यानी वैधानिक संस्था वे संस्था होती है जिनका निर्माण विधि के द्वारा होता है। जैसे हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की बात करते हैं, 2010 अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। तो यह एक वैधानिक संस्था है। अब बात करते हैं एनजीटी के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय की बात करते हैं। वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी पोस्को ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया था, परंतु एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। एनजीटी के इस आदेश को स्थानीय समुदाय और जंगलों के लिए साहसी कदम माना गया। फिर बात करते हैं 2012 में ही एक और मामला हुआ। एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रतिबंध के निपटान के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक माना जाता है। 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। इस निर्णय में एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत का पालन किया था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर ऐसा बहुत डिटेल में क्वेश्चन अगर पूछ ले कि प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत को एनजीटी ने कब पारित किया, कब पालन किया, या फिर यह कहाँ से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के मामले में था। ये अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड के बारे में। 2015 की बात करते हैं। एनजीटी ने यह आदेश दिया कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत ही ये चर्चाओं में था, आपको ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। एनजीटी ने 2015 में यह आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक जो पुराने डीजल वाहन हैं उनको दिल्ली एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं है। अब आप सभी को पता है दिल्ली में जो पोल्यूशन है एयर का बहुत ज्यादा है और उसी को देखते हुए एनजीटी ने इस पर प्रतिबंध लगाया था कि जितने भी 10 वर्षों से अधिक पुराने डीजल वाहन हैं उनको दिल्ली एनसीआर में अनुमति नहीं है। 2017 में दिल्ली में यमुना की गादर को आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। तो यमुना के गादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल होता है, लेकिन एनजीटी ने 2017 में उस पर रोक लगा दी और साथ ही 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है, पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। तो ये थे कुछ ऐतिहासिक निर्णय जो एनजीटी के माध्यम से लिए गए। हमने पढ़ा आज एनजीटी के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हमने सभी चीजें पढ़ ली हैं, जितनी भी सफिशिएंट थी हमारे एमपीपीएससी चौबीस अप्रैल को होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से क्वेश्चन बनने वाले थे सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हमने डिटेल थ्योरी पढ़ ली है। डिटेल थ्योरी में मैंने आपको सभी कुछ समझा दिया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 2021 में होने होगी
2021 होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग सभी सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर मिलेगा। तो हमारे चैनल के यूट्यूब के साथ बने रहिए। ब्रेन मास्टर क्लासेस को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी आने वाले जो एग्जाम है, सभी एग्जाम के बारे में आपको डेली अपडेट मिलेंगे। एंड MPPSC 2021 पे एक जो बेस रहेगा, पूरा आपको फुल कोर्स आपको यूट्यूब पर कराया जाएगा। यूनिट 10 स्टार्ट हो गई है। यूनिट 10 का फर्स्ट टॉपिक NGT, यानी यूनिट 10 में जो NGT है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट आयोग को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए और हमारा वेट करिए नेक्स्ट क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।